नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, अंततः वो घड़ी आ ही गई। जी हां, पिछले 18 महीनों से मेष राशि के जातक राहु के प्रभाव में थे, एक मैग्नेटिक फील्ड में थे, एक बहुत बड़े तनाव या खिंचाव कहेंगे इसको, तनाव नहीं, जो एक स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने की कैपेसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं राहु के द्वारा अवरोधित थी। आपको शुभकामनाएं, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही राहु और केतु का परिवर्तन हो चुका है, और इससे भी बड़ी शुभकामनाएं आपको इसलिए कि गुरु, जो कि खुद ही एक देवतुल्य हैं, देवत्व से भरे हैं, वो आपकी ही राशि पे गोचर कर रहे हैं। अप्रैल के बाद उन्हें मौका ही नहीं मिला था कि वो अपनी पूर्ण देवत्व की अमृत वर्षा मेष राशि के जातकों पर करे, क्योंकि राहु भी साथ थे। हाँ, मानता हूं विदेश से जुड़े हुए कई लाभ हुए, आपको विदेश से कनेक्शंस बने, विदेश आना जाना हुआ, चीजें आपको मिली भी, प्राप्त भी हुई, लेकिन थोड़ी तनाव के साथ, थोड़ी मुश्किलों के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में थे, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। जैसे ही राहु और केतु का परिवर्तन हुआ, नवंबर का महीना आपके सामने है, वर्ष के 2 आखिरी महीने, आने वाले वर्ष की तैयारी करनी है, धमाकेदार शनि का वर्ष है आने वाला, और शनिदेव अभी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी ही राशि में, आपके एकादश भाव में, अपने सर्वश्रेष्ठ भावों में गोचर कर रहे हैं। शनि सिर्फ 3 भावों में गोचर के आधार पर अच्छे रिजल्ट्स को देते हैं, 3, 6, 11, और शनिदेव अभी 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि 180 दिन से चल रहे रेट्रो मोशन वक्र स्थिति से 4 नवंबर को ही वो मार्गी हो जाएंगे। आप सभी उन मेष राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ प्रमोशन हो जाएगा, बड़े बिजनेस डील्स मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं चीजें विलंबित हो रही थी, उन्हें लाभ मिल जाएगा। और देखिए कितनी प्यारी बात है, शनिदेव एकादश भाव में, राहु आ गए द्वादश में, और उसके अगले भाव में कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तीनों बड़े ग्रह एक सीरीज बनाकर बैठे हैं। लाभ के भाव में लाभेश अपनी ही राशि में, राहु जो कि विदेश का कारक है, विदेश के घर में, विदेश के भाव में, सारे विदेशी काम बनेंगे। शनि बोल रहे हैं कि जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं सबका पुरस्कार मिलेगा, और देवगुरु बृहस्पति एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह आपको हर प्रकोप से, हर अशुभता से आपकी रक्षा करते हुए बहुत समय के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सारे काम बनेंगे। केतु 6ठे भाव में पहुंच गए। देव के मार्गी होने के एक दिन पहले ही आपकी जो धनेश है और 7वें भाव के स्वामी है, यानी कि बिजनेस के स्वामी और धन के स्वामी, स्पाउस के स्वामी होते हुए, प्यार, शादीशुदा जिंदगी, वहां के मांगल्य, वहां की मधुरता के स्वामी होते हुए अभी 5म भाव में गोचर कर रहे थे। वहां से वो 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे। 6ठा भाव शुक्र का गोचर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि में जाने वाले, नीच हो जाएंगे। तो यहां पर नवंबर के महीने में अगर कोई सावधानी रखनी है तो बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। अगर आप जन्म पत्रिका के अनुसार आपके शुक्र अस्त या नीच स्थिति में अगर होंगे और आपने पहले से हीरा पहना हुआ है, डायमंड पहना हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन मैं उन जातकों के बारे में बात कर रहा हूं जिनके शुक्र अस्त या नीच हैं पत्रिका में भी, तो उन्हें थोड़ी सी
समस्या हो सकती है, उनके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि धनेश है वो नीच के हो रहे हैं, खर्चे बढ़ जाएंगे। हो सकता है किसी लोन के कारण, किसी रोग के कारण या किसी शत्रु के कारण आपके पैसे का थोड़ा बहुत नुकसान संभव है, क्योंकि शुक्र वहां नीच के होने वाले हैं। यदि इन चीजों से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रिम द्रौम श शुक्राय नमः का जाप आप प्रारंभ कर दें। सिर्फ आपको छोटी सी सावधानी रखनी है, और यह भी समस्या तब होगी जब आपकी कुंडली में शुक्र देव नीच या अस्त होंगे या तो अशुभ स्थिति में होंगे। वहीं अगले गोचर के रूप में बुध, जिस राशि में शुक्रदेव गए वहां के स्वामी बुध जो कि आपके 7वें भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, वहां से निकलते हुए 6 नवंबर को अष्टम भाव में जाएंगे और फिर 27 नवंबर को आपके भाग्य के भाव में नवम भाव में वो पहुंच जाएंगे। तो ये बुध के गोचर हैं। और 17 नवंबर को एक और गोचर होगा ग्रहों के राजा सूर्य के रूप में, जो आपके सप्तम भाव में, चूंकि अभी अपने नीच राशि में चल रहे हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, तो इसके लिए विशेष रूप से सूर्य की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। तो नवंबर के महीने में सिर्फ शुक्र में ऊर्जा की कमी होती हुई और सूर्य देव के लिए पहले 17 दिन नीच की स्थिति बनी हुई, फिर अष्टम भाव में सामान्य स्थिति बनी हुई, बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे नवंबर के महीने में बहुत अच्छे लाभ के योगायोग बने हुए हैं, लेकिन आपको 2 ग्रहों की सावधानी लेकर चलनी पड़ेगी। देखिए, ऐसे वीडियोज आपको इसलिए देखने चाहिए क्योंकि आपको पता लगे, एक सामान्य लोग को पता लगे जो कि ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, कि किन ग्रहों को इस महीने हमें सावधानी के रूप में लेकर चलनी है। हर महीने अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोग मान लो मंगल व्रत कर रहे हैं तो 10-10 साल से कर रहे हैं, 12-12 साल से कर रहे हैं। कुछ लोग अगर शुक्र के व्रत कर रहे हैं तो 10-10 साल से 5-5 साल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जितने वीक्स के लिए लिखा है, जितने महीनों के लिए लिखा है, उतने ही करने चाहिए और फिर बीच में गैप देना चाहिए, फिर पुनः करना चाहिए। हाँ, एकादशी का ही एक ऐसा व्रत है जो कि आप लगातार कर सकते हैं, पूरी जिंदगी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नवरात्रे कर सकते हैं, फेस्टिवल्स कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रहों के होते हैं, जैसे 16 बृहस्पतिवार के व्रत, 16 शुक्रवार के व्रत, 16 बोले गए हैं। ये नहीं कि लगातार किए जा रहे हैं कि 1 साल तक, ऐसा अच्छा नहीं। तो नियमों का ध्यान रखें। करते तो हर कोई है, लेकिन लाभ उचित अगर आपको लेना है तो नियमों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 16 की जगह 32 कर लिया तो आपको डबल लाभ मिल जाएगा। जी नहीं, ग्रहों की चाल बदलती है। अभी देखिए, शुक्र नीच स्थिति में है, सूर्य नीच स्थिति में, लेकिन अभी से 6 महीने के बाद शुक्र उच्च स्थिति में रहेंगे, तो उस समय वैसी कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य के लिए वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाने की बात की जाए तो अब जिनकी कुंडली में ये अशुभ रहेंगे, तो जब ये नीच हुए तो उन्हें अशुभता कम मिलेगी, तो उनका फायदा हो जाएगा। मान लो सूर्य किसी की कुंडली में मारक है और अभी नीच के हैं, तो उन्हें, चूंकि वो नीच के हैं, उनकी तीव्रता उतनी नहीं है अशुभ प्रभाव देने की, तो उन्हें फायदा हो गया। लेकिन वहीं अगर वो दशानाथ हुए तब मुसीबत बढ़ जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह के मंथली वीडियोज में जो बताया जाए, अगर आप उतना कर लेते हैं तो 100% फायदा होगा। तो आप मेष राशि के जातक हैं, हर तरह के लाभ के लिए शुक्र देव के मंत्र के जाप ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः 2 से 3 माला, और सूर्य यानी कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की 2 से 3 माला अभी आपको नवंबर के महीने में हर तरह के लाभ के लिए करते रहने चाहिए। देखिए, राहु केतु अच्छी अवस्था में है, शनि अच्छी अवस्था में है, बृहस्पति अच्छी अवस्था में है, मंगल भी अच्छी अवस्था में है सप्तम भाव में। लेकिन
शुक्र और सूर्य वो नीच स्थिति में बने हुए हैं, तो इनके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, राहु के 12वें भाव में जाने के कारण, देखिए मैंने एक और भी वीडियो बनाया है मेष राशि के राहु केतु के बारे में, वो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में दे दूंगा। 12वें भाव में राहु के जाने के कारण, क्योंकि ये स्थिति 18 वर्षों के बाद आती है लाइफ में एक बार, तो मेष राशि के उन सभी जातकों के लिए फायदेमंद है जो विदेश से जुड़ना चाहते थे, और जो लोग पहले से विदेश में हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां बनी हुई रहेंगी। विदेश में अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, विदेश में आपके करियर में ग्रोथ होगा, विदेश में आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा। कोई भी अगर लीगल प्रॉब्लम्स थी तो वो दूर हो जाएंगी, विदेश से मामलों में जुड़ेगी। वहीं केतु जब छठे भाव में आते हैं तो केतु खुद ही एक मिस्टीरियस प्लेनेट है, छिपा हुआ रहस्य है, बड़ी गूढ़ विद्याओं को देने वाला ग्रह है, गूढ़ ज्ञान को देने वाला ग्रह है। गूढ़ता से एक बात और आपको समझनी है कि व्यक्ति कर्म करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ईच एंड एवरी पर्सन जो होता है, हम हो आप हो, जब कोई निर्णय लेता है तो उसे लगता है कि मेरा निर्णय सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। उस समय अगर आप किसी व्यक्ति को मना करते हो तो शायद ना माने, लेकिन बाद में कभी कभी निर्णय गलत भी होते हैं, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। हर व्यक्ति के निर्णय अगर सही होते जाते तो हर व्यक्ति दुनिया में अरबपति करोड़पति होता। तो निर्णय में गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज को समझने का ज्ञान भी केतु देता है कि अपने कर्मों को समझें। आप जो कर रहे हैं हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि सही हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक्शन रोक देना है, अपनी कार्य गति रोक देनी है, नहीं, करें और डबल तेज अंदाज से करें, लेकिन यहां पर आपको आत्मस्नान की जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है कि जो आप करने जा रहे हैं उसको एक बार टटोल लें कि कहीं कोई गलती ना हो इस बार, क्योंकि राहु केतु का गोचर सिर्फ 18 महीनों के लिए मिला है और 18 वर्ष के बाद मिला है इस जिंदगी में, अब दोबारा मिलेगा फिर से 18 वर्ष के बाद। इतना आसान नहीं है, इस बहुमूल्य समय को ना गंवाएं। राहु केतु के बारे में यदि ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप राहु केतु के दूसरे वीडियो को अवश्य देख लें। चलिए बढ़ते हैं अगले गोचर के लिए। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से चूंकि लाभेश थे वो वक्री चल रहे थे, तो ये अच्छी बात नहीं थी। गति से जैसे ही मार्गी होंगे आपके लाभ में एक स्थायित्व दिखेगा, एक स्टैटिक नेचर आपको दिखना शुरू होगा। अगर आप नौकरी पेशा है, प्रमोशन ड्यू चल रहा था, विलंबित हो रहा था क्योंकि शनि वक्री भी थे, तो अब चांसेस बनेंगे। बिजनेस में कई ऐसे डील्स थे जो कि लग रहा था कि इतना लाभ होना था लेकिन हुआ नहीं उतना, लाभ में कमी रही, लग रहा था ये काम हो जाना चाहिए लेकिन अटक गया एंड मोमेंट पे। ये सब शनि के वक्री होने के कारण हो रहा था। वो चीजें अब बननी शुरू होंगी, तो कार्य को ना रोके, करते चले जाए। शनि अपनी राशि में जब स्वस्थ होते हैं, यानी कि जैसे अब 4 नवंबर को होंगे, तो कई तरह की मान प्रतिष्ठा, पदवी, प्रमोशन और अनेक तरह के धन लाभ देते चले जाते हैं, क्योंकि जब एकादश भाव में होंगे तो तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे जा रही होगी, जो कि अब 30 अक्टूबर के बाद आजाद हो चुके हैं और पूर्ण रूप से मेष राशि को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मेष राशि पे बैठे हैं प्रथम भाव पे, तो उनकी 5वीं दृष्टि पहले त्रिकोण पे और 9वीं दृष्टि दूसरे त्रिकोण पे जा रही है, तो पंचम लक्ष्मी स्थान भी मजबूत हो रहा है और नवम भाग्य स्थान भी मजबूत हो रहा है। तो तीनों त्रिकोणों को देखने वाले देवगुरु बृहस्पति जो लीड कर रहे हैं, उनको लाभ के भाव में बैठे शनिदेव ने दृष्टि दे दी। वहीं शनिदेव अपनी 7वीं सीधी दृष्टि से पंचम स्थान को यानी कि लक्ष्मी स्थान को डायरेक्ट भी कनेक्ट कर रहे हैं, और 10वीं दृष्टि है अष्टम भाव पर। देखिए बारी बारी से समझाता हूं।
तीसरी दृष्टि है सीधी आप पर, मेष राशि के जातक पर। तो मेष राशि के जातकों को कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के शनिदेव कोई लाभ नहीं देते, तो कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत बनाए रखें। पहला मैसेज, बड़ी कामयाबी मिलेगी लेकिन मेहनत बनाए रखें। गुरुदेव का आशीर्वाद भी है, लक भी आपको फलित होगा, और जो चाह रहे थे उसका 5 गुना मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। लेकिन कर्म करते जाइए, कर्म का पहिया नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उनकी 7वीं सीधी दृष्टि पंचम त्रिकोण पे जा रही है, और बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि वहां जा रही है। शनि की 7वीं, बृहस्पति की 5वीं, तो संयुक्त दृष्टि हो गई पंचम। और शास्त्रों में शनि और बृहस्पति का जहां पे संयुक्त आशीर्वाद होता है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, बड़ा मंगलकारी। कहते हैं वो भाव एक्टिवेट हो गया, और जब जब ऐसा होता है कि शनि और बृहस्पति की संयुक्तता कहीं पे कोई भाव पर आ जाती है, तो वहां पे जिंदगी के बड़े बड़े कार्य बनते हैं। जिंदगी के बड़े बड़े कार्य उस भाव सिद्धि से बनते हैं। अब वो क्या भाव सिद्धि हो रही है? पंचम भाव क्या है? विद्यार्थियों का भाव, शिक्षा का भाव। तो मेष राशि का जातक शिक्षा के कारण बहुत आगे जाएगा, या तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे वो आपको बहुत आगे लेकर चले जाएंगे। और ये बृहस्पति के गोचर के पहले, अप्रैल मई के पहले पहले की बात कर रहा हूं कि ये डिसीजन अभी ही होना है विद्यार्थियों के लिए। विदेश जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, बड़ा कंपटीशन निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात। वो अलग बात है कि विद्यार्थियों में शनि की दृष्टि के कारण थोड़ी सी शिथिलता का अनुभव होगा पढ़ाई लिखाई में, लेकिन बहुत अच्छा योगा योग, इसलिए कि वहां पे आपकी असफलता नहीं दिख रही है, सफलता ही सफलता दिख रही है। वो अलग बात है। माइंड का थोड़ा सा लिथार्जिक होना वो अलग बात है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, शिक्षा के कारक, सृजनता के कारक, देवों के गुरु। और क्या चाहिए? विद्या के दाता ही अगर दृष्टि दे रहे हैं, और शनि की संयुक्त दृष्टि आ रही है जो कर्मपति है, तो इससे अच्छी बात क्या है? तो भाव सिद्धि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। दूसरा, प्रेम का भाव, संतान का भाव। तो देवगुरु बृहस्पति देखो संतान के कारक है। तो जो बड़े समय से संतान के लिए चिंतित थे, संतान चाहते थे, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, सिद्धि संभव, प्रयास करें। वहीं प्रेम का भाव है। मेष राशि के वो जातक जो अपने प्रेम की तलाश में थे, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे और किसी को चाहते थे, या मान लो आपकी जिंदगी में कोई नहीं भी था, तो दस्तक देगा। आंखें खुली रखें। साथ ही अगर आप किसी को चाहते थे और आप चाहते थे कि वो आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए, तो आपके अंदर वो हिम्मत देंगे देवगुरु बृहस्पति और शनि कि आप कार्य सिद्धि कर पाए, यानी कि अपने मन की बात बोल पाए, प्रेम की बात शादी तक पहुंच पाए, एक नए जीवन का आरंभ कर पाए। क्योंकि 5वां भाव क्या है? आरंभ है। 5वां भाव आरंभ है। संतान भी एक नए जीवन का आरंभ, प्रेम भी एक नए जीवन का आरंभ, शिक्षा भी एक नया आरंभ, क्योंकि शिक्षा से ही हर चीज का जन्म होता है, विचार, करियर, एवरीथिंग। अगर शिक्षा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है ना। 5वां भाव और क्या है? मंत्र सिद्धि का भाव है। केतु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, रोग शत्रु ऋण से मुक्त करेंगे, लेकिन आध्यात्म से जुड़े रहना पड़ेगा, आध्यात्म से विमुख नहीं होना है। देवगुरु बृहस्पति हैं मेष राशि पर। अगर आप धर्म के विरुद्ध जाएंगे, जैसा आपका नेचर कुछ टाइम पहले 18 महीने राहु थे, तो राहु जब गोचर करते हैं किसी राशि पे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर रुझान जो है कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखी गई। जिस लेवल पे पूजा पाठ आप करते थे उतना उस लेवल पे मन नहीं लगता, लेकिन जैसे ही अभी राहु गए आपका रुझान बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जितना रुझान आप बढ़ाएंगे उतना मजा आएगा लाइफ, उतनी ही आप प्रगति और
प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। तो पांचवा भाव क्या है? मंत्र सिद्धि का भाव। तो मंत्र करें, किसी न किसी देवी देवता का मंत्र लगातार करते रहें, देवी देवता के करीब जाने का प्रयास करें। ग्रैटिट्यूड, भगवान को सुबह आंख खुलने के जस्ट बाद धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आज सुबह तुमने मुझे नया जीवन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और रात्रि में सोने के पहले फिर से धन्यवाद दें कि प्रभु, आज मैंने जो भी कार्य किया है सब आपकी कृपा से संपन्न हो गया, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रतिदिन भगवान को समर्पण करें। ये ग्रेटिट्यूड है जो भगवान आपकी सांसें चला रहा है। इसके साथ ही हमेशा मैं लोगों को समझाता हूं कि 2 आदतें जीवन में हमेशा अपना लीजिए। जब भी सुबह उठें, दोनों हथेलियों का दर्शन करते हुए उठें, उसके पहले कुछ ना देखें इधर उधर। आंखें खुलते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करके उठें। उसके बाद बिस्तर से जब आप उठें, दाहिने करवट, जब अपना पहला पैर जमीन पर रखें, भूमि को प्रणाम करते हुए बोलें, समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, क्षमस्व पाद स्पर्श में। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो विष्णु समान है, उन पे पहला पैर रखते समय हम क्षमा मांगते हैं। अगर आप मंत्र ना भी बोल पाए तो सुबह उठते ही हथेलियों को देखें, चेहरे पे ऐसे लगाएं और पैर जमीन पे रखने के पहले दाहिने हाथ से भूमि को स्पर्श करके मस्तक पे लगा के ऐसे क्षमा मांगकर फिर उतरे। ये 2 कार्य जीवन में सम्मिलित कर लें, देखिए कैसे चमत्कार होता है। छोटी छोटी बातें होती है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर जाती हैं। दोस्तों, वहीं आपके राशि के स्वामी मंगल व्यापार के भाव में 7वें भाव में विराजमान है और वहां से सीधी दृष्टि आपके ऊपर ही आ रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योगा योग मेष राशि के जातकों के लिए कहा जाएगा, जिसमें जब राशि के स्वामी की दृष्टि खुद ही अपनी राशि पे हो तो उसमें मजबूती आती है। तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्षमता एक अलग तरीके से निखर के सामने आती है। हाँ, वो अलग है कि थोड़ा सा एक चिड़चिड़ापन आ रहा होगा, एक शॉर्ट टेम्पर्ड होना, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है, क्योंकि सूर्य की भी सीधी 7वीं दृष्टि आपके ऊपर है, मंगल की भी सीधी 7वीं दृष्टि आपके ऊपर है, तो ऊर्जा ज्यादा है। तो इस ऊर्जा को संभालना सीखें, इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान बहुत ही कम है। प्लस चूंकि 7वें भाव में बहुत गर्मी है, सूर्य भी वहीं है, मंगल भी वहीं है, तो वहां पे कोशिश करें कि घरेलू विवाद से बचें। पत्नी से अगर थोड़ी बहुत कोई कहा सुनी है तो इग्नोर करें 1 महीने के लिए, खासकर 17-18 दिनों के लिए इग्नोर करें, फायदा होगा। बिजनेस से संबंधित किसी भी मामलों में एग्रेशन से काम न लें, ज्यादा आवेश में ना आए, आराम आराम से चीजों को चलने दें। और जैसे ही मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा और सूर्य 17 नवंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे, 7वां भाव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बृहस्पति की दृष्टि उसको और पवित्र पावन करेगी, तीनों त्रिकोण और केंद्र भाव बिल्कुल क्लियर, और आपके लिए सारे रास्ते साफ। बचा क्या? सिर्फ एक्शन, कर्म और सफलता ही सफलता। इसके अलावा एक बात आपको और समझनी है, नवंबर के महीने में और नवंबर के बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा अगले अप्रैल मई तक 2024 के। देखिए, राहु चुके गए गुरु की राशि में और केतु गए बुध की राशि में, तो आपकी कुंडली में बुध भी मजबूत और गुरु भी मजबूत। तो राहु के गुरु की राशि में जाने के कारण गुरु की शक्ति और बढ़ जाएगी और वो आपकी राशि पे है, तो आपको गुरु के गोचर का डबल फायदा अब मिलना शुरू होगा। राहु के साथ रहने पे पिछले 5-6 महीने में जितना नुकसान हुआ उसका 10 गुना फायदा अब होगा, क्योंकि गुरु की राशि में है। तो जब राशि में बैठे हैं तो आपको पता होगा कि राहु या केतु जिस राशि में रहते हैं उस राशि के गुण ले लेते हैं।
और उस राशि के स्वामी का बल बढ़ा देते हैं। तो आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया हो गया। तो आपका भाग्य भी मजबूत, विदेश भाव भी मजबूत। इसके अलावा बुध की मजबूती ने आपके तीसरे भाव को मजबूत किया, यानी कि आपके मानसिक विचारधारा को मजबूत किया, रिस्क लेने की कैपेसिटी को मजबूत किया, और छठे भाव को रोग शत्रु ऋण वाले भाव को मजबूत कर दिया। यानी कि हर तरह के स्ट्रगल से आप निकलेंगे। नौकरी वालों की भी तरक्की, बिजनेस वालों की भी तरक्की, और सेल्फ एम्प्लॉयड की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बुध है टैलेंट, जो खुद से कार्य करते हैं। साथ में बुध यानी कि जब केतु गए तो बुध की जब पावर बढ़ेगी तो जितने भी कम्युनिकेशन सेक्टर के लोग थे, जितने सीए थे, जितने फाइनेंशियल सेक्टर के लोग थे, सभी को जबरदस्त तरीके से लाभ, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ, बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति। वैसे ही राहु के बृहस्पति की राशि में जाने के कारण और बृहस्पति के मेष राशि में गोचर के कारण शिक्षा से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में सभी लोगों को लाभ, काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को लाभ, जो अपनी वाणी से कमाते हैं उनके लिए बड़ा लाभ, और प्रतिष्ठा मिलने के कई गुना चांसेस यहां बढ़ते हुए। देखिए, गुरु जब जन्म चंद्रमा पर आते हैं तो इसे अपने आप में एक गजकेसरी योग कहा गया है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार गुरु चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। या तो केंद्र से जहां पे गुरु है वहां से चतुर्थ में चंद्रमा होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। यह एक दूसरे की दृष्टि संबंध हो जाए तब भी गजकेसरी योग बनता है। अब आपकी चंद्र राशि क्या है? मेष, और गुरु वहीं गोचर कर रहे हैं, तो चंद्र राशि पे भी गुरु का गोचर करना केंद्र भाव में अपने आप में एक गजकेसरी योग है। तो इसका मतलब अगर हम अभी के समय में प्रयास करें तो प्रतिष्ठा मिलेगी, उस कार्य में सफलता मिलने के कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप कमजोर समय में कोई कार्य करते हो, बारंबार उसमें फेलियर मिलता है, तो जब ऐसे समय में कार्य करोगे आपको तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों, नवंबर के गोचर हर तरह से मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से आपके पक्ष में जाते हुए, आपकी सफलता के पक्ष में जाते हुए, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि नवंबर का महीना आपकी जिंदगी में हर तरह की खुशियों को लेकर आए और आप 2024 के लिए एक बढ़िया लॉन्च पैड, एक धमाकेदार शुरुआत करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।